आज आपको मैं बताऊंगी कि भाषा परिवर्तन के क्या कारण हैं। जैसा इसके पहले की क्लास में बताया जा चुका है, कोई भी भाषा परिवर्तन के दो कारण होते हैं। एक पहला होता है आभ्यंतर या आंतरिक कारण और दूसरा होता है बाह्य कारण। बाह्य कारण यानी कि जो बाहर के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, व्यक्ति जो बात कहता हो उसके आसपास का वातावरण, उसका परिवेश, कल्चर, कस्टम सब कुछ उस पर प्रभावित करती हैं। तो जो आंतरिक कारण होता है वो उसके खुद से, जैसे कि उसके किसी अवयव, जो बोलने के कोई भी अवयव है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या कोई अनुकरण की अपूर्णता हो, प्रयत्न लाघव में कमी हो, कुछ भी अशिक्षा, ज्ञानता, कुछ भी हो सकता है। तो ये आभ्यंतर कारण के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य में आता है भौगोलिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक, वैयक्तिक, जाति विशेष, साहित्यिक और वैज्ञानिक। तो इस तरह से भाषा परिवर्तन के 5 आभ्यंतर कारण और 8 बाह्य कारण, ऐसा वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने आभ्यंतर कारण, इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था, आज भी बताऊंगी आपको बाह्य कारण। तो बाह्य कारण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बाह्य रूप से, यानी कि वो आंतरिक न होकर बाह्य, अपना परिवेश जिसमें आप रहते हो उससे संबंधित हो। तो पहला आता है भौगोलिक। भौगोलिक क्या होता है कि जिस बेल्ट पे हम रहते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सर्दी वाले ऋतु हैं कि बहुत गर्मी वाला मौसम है, उसका भौगोलिक परिवेश कैसा है, पहाड़ी एरिया है, मैदानी एरिया है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है, जैसा भौगोलिक स्थिति होती है वैसी ही खान पान, व्यवहार, चीजें हो जाती हैं। ऐसी चीजें यूज होने लगती हैं जो सर्दी वाले प्रदेशों में हो रही है, वो चीज गर्मी वाले प्रदेशों में नहीं होंगी। तो उस वर्ड्स का लोप हो जाता है, वो वर्ड फिर पता नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब क्या होता है कि कुछ जैसे कि पहाड़ी एरिया है, वहां पर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो भाषा का प्रवाह है थोड़ा सा स्टॉपेज होता है, रुक रुक जाता है, विकास कम होता है भाषा का, भाषा वहीं पर स्थिर रहती है। लेकिन जो मैदानी एरिया है, जो फ्लैट लैंड पे हम लोग जिसमें रहते हैं प्रॉपरली, उसमें क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह फट से पहुंच जाते हो, तो अपनी भाषा वहां पहुंचा देते हो और वहां की भाषा यहाँ ला देते हो। तो ये सब चीजें होती हैं जो भाषा को प्रभावित करने वाले अंग होते हैं। और इसी स्थिति में कुछ जैसे कि अब मान लो जम्मू कश्मीर है तो बहुत बड़ा एरिया, उसका जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या है, भाषा का प्रभाव बहुत कम होगा, भाषा परिवर्तन के कारण बहुत कम आएंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के ज्यादा संभावना बहुत कम, और यहाँ जहाँ डेंस है, यूपी में इतनी डेंसिटी है, इतना पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर लोग भी ज्यादा है, भाषा का भी प्रभाव हो रहा है। पता चला कि हम यहीं बैठे हुए हमने मेरठ की भी भाषा सीख ली, आना जाना इतना सरल हो गया, हम यहीं बैठे बैठे हमने बुलंदशहर की भाषा सीख ली। तो वो जो भाषा का बाह्य कारण है भौगोलिक प्रभाव, डिपेंड करता है कि किस बेल्ट में रह रहे हो, उसकी स्थिति कैसी है। इसी के साथ साथ आता है ऐतिहासिक प्रभाव। अब ऐतिहासिक क्या होता है कि हम किसी अपने प्राचीन एंशिएंट से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, कि उन, जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा कल्चर के क्या था, प्राचीन काल में मुगल आए थे, मुगल काफी समय रहे, अंग्रेज आए थे, वो भी काफी समय रहे। तो इन दोनों का जो प्रभाव है वो आज भी है। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, हम उसे यूज करते हैं और उसकी हिंदी तक नहीं पता है। और उसी तरह कई ऐसे फारसी, अरबी और तुर्की वर्ड्स आ गए हैं, जैसे कि इनाम हो गया, ईमान हो गया, फुर्सत हो गया, ताबीज हो गया, किताब तक, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। और अब जो है इतना प्रयोग में आ गया है कि हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि ये हमने कहीं से अडॉप्ट किया। ये हमारे इतिहास से मिला, ऐतिहासिक प्रभाव है। इसी के साथ इंग्लिश वर्ड हो गया, मान लो ग्लास, गिलास बोलते हैं, वो तो इंग्लिश का ही वर्ड है। कॉलेज, ऑफिस, ये सब क्या है, ये तो इंग्लिश वर्ड है। ऑफिस ना के कार्यालय कहना चाहिए। तो इस तरह कुछ वर्ड से, कोई कार्यालय नहीं कहता कि मैं कार्यालय जा रही हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता, या कोई ये नहीं कहता मैं जो है पाठशाला जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ। कार्यालय, मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं और कार्यालय नहीं जा रहे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ऐतिहासिक प्रभाव पड़ने के कारण वो नए वर्ड्स का आधान हो जाता है और भाषा में परिवर्तन आ जाता है। एक्चुअल में हमारी हिंदी में ऐसी भाषा नहीं थी। अब होता है दूसरी चीज है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव की हमारी संस्कृति क्या कहती है, हम किस कल्चर को समझते हैं। हाँ, और कुछ वर्ड्स जैसे कि देवानाम प्रिय, असुर शब्द, ये सब हिंदू भाषा के शब्द थे।
और कालांतर में इसका प्रयोग पहले जो असुर वर्ड होता था वो देवताओं के लिए यूज होता था, लेकिन क्योंकि असुर जो सुर नहीं है ऐसा अर्थ करने के बाद, प्रकृति प्रत्यय अर्थ निकालने के बाद वो असुर मतलब उस राक्षस के रूप में प्रयोग होने लगा। और देवानाम प्रिय, देवों के जो प्रिय हैं, मतलब एकदम हितैषी। तो इस तरह की चीजें जो कालांतर में संस्कृति में चली आ रही थी वो पूर्ण रूप से चेंज हुई। जैसे कि गांधी जी ने अपना खादी का प्रचार किया, अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन, स्वदेशी, इन सब जो भी वर्ड्सों का प्रयोग करने लगे, तो वो हम जित परिचित हो उन वर्ड्स को समझ गए कि हाँ ये स्वतंत्रता, अब ज्यादा स्वतंत्रता बोलते हैं, फ्रीडम कम बोला जाता है, क्योंकि हमारे कल्चर में आ गया और हमने इसको अडॉप्ट किया, तो इसका एक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। सामाजिक प्रभाव जानते ही, समाज जिसे दूर रह रहे हैं वही समाज है। जो दादी दादा जो बात बोल रहे हैं, जो आसपास के पड़ोसी जो बातें कर रहे हैं, वही सामाजिक प्रभाव है। उसके बाद आता है वैयक्तिक प्रभाव, मतलब अपना एक व्यक्ति, मतलब खुद का, स्वयं का क्या बात, खुद के लिए हम क्या कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, तो वो डिपेंड करता है कि हमने अपने लिए क्या प्रयास किया। सपोज आपने किसी के ग्रंथ से इतने प्रभावित हुए तो उनके वर्ड्स को आपने अडॉप्ट कर, सपोज तुलसी और रामचरितमानस, रामायण कम, रामचरितमानस इतना चर्चित हुआ कि उस सभी पात्रों को उन रूपों में हम लोगों ने जाना, रामायण में नहीं जाना, रामचरितमानस में। तो वो व्यक्तित्व का प्रभाव, अपने खुद का प्रभाव, हमने उसको एक तरह से, और कबीर की जो लैंग्वेज थी पंचमेल खिचड़ी, मतलब सारी लैंग्वेज का संग्रह, वो चीज भी सीखा। तो ये सब वैयक्तिक प्रभाव था, किसी व्यक्ति विशेष का, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव हम पर पड़ना, हम उनसे सीखें, हम उनकी अनुसरण करें, अनुकरण करें, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है जाति विशेष का प्रभाव। कोई भी कल्चर है, जैसा कि आपको पता होगा कि प्राचीन काल से ही बहुत से संस्कृति, बहुत सी जाति वाले व्यक्ति, पूरा समूह हमारे भारत देश में आए, उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी, उसका पूरा प्रभाव पड़ा भारत की संस्कृति पे। वो चाहे आर्य हो, चाहे मुगल हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे कोई भी हो, वो आकर अपनी सभी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव डाला, अपनी जाति का प्रभाव डाला। हूण आए, यहूदी आए, मतलब कई जाति के व्यक्ति विशेष यहाँ पर अपना प्रभाव डाले। साहित्यिक प्रभाव वो उसी से कोरिलेट करता है कि जो है साहित्य का कितना प्रभाव पड़ा, कि हमने, अब पता चला रामचरितमानस का घर घर में पाठ होता है, लोग उसको सुनते हैं, गा गा के सुनाते हैं, तो वो ज्यादा अपने हमारे परिवार में प्रवेश कर चुका, तो उस कल्चर को हम अपनाते हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात आती है वैज्ञानिक प्रभाव। वैज्ञानिक प्रभाव जिसका बहुत कम पड़ा कि भाषा का मुद्रण की किस प्रकार करते हैं इन। अब क्या हुआ कि कुछ वर्ड्स ऐसे जिनको लिखने में दिक्कत थी, उनका प्रिंटिंग में प्रॉब्लम थी, जैसे कि विद्या, तो आज भी देखिए अब हिंदी की पुस्तकों में किस तरह आती है, वी, द के नीचे हलंत्यम और य पूरा या, तो विद्या अब इस तरह लिखा जाने लगा। तो उसका भी मूल परिवर्तन जब चेंज हुआ, वो भी एक भाषा परिवर्तन का कारण बना। क्यों? क्योंकि उन्हें वी, द्य, यानी कि जो द्य करके द्योतक का द्य होता है, वो वर्ड्स लिखने में दिक्कत आ रही थी, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। प्लस उसकी लिपि में भी थोड़ी सरलता आई, उसको सरल किया गया, संस्कृत की अपेक्षा हिंदी को और सरलता से स्वीकार किया गया। तो इस तरह से आपका भाषा का बाह्य प्रभाव के अंतर्गत ये सारे टर्म्स आएंगे। अब इसी के साथ ही जो सबसे मुख्य बात होती है कि भाषा को स्वीकार कैसे करें, किस रूप में स्वीकार करें, उसके किस, मतलब परिवर्तन की दिशाएं हैं, उसको कैसे देखें। तो वही है, सीधे सीधे उन 8 दशाओं को हमें ध्यान रखना है कि भाषा 2 रूप में परिवर्तित हो रही है। एक उसका अभ्यंतर कारण, जिसको मैंने कल के लेक्चर में बताया था, और आज यानी कि बाह्य कारण, जो बाह्य पूरे 8 है, यानी भौगोलिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव, सांस्कृतिक, सामाजिक, किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव, जाति का प्रभाव, साहित्यिक प्रभाव और वैज्ञानिक प्रभाव। तो ये सब चीजें इस भाषा परिवर्तन के अंतर्गत आएंगी।